हेलो दोस्तों। आज हम लोग ट्रायंगल की चौथी क्लास करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की क्लास इसलिए है क्योंकि ट्रायंगल में जितने भी प्रॉपर्टीज बच गए हैं ना, आज हम करने वाले हैं। एक बार अभी तक मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हमने किया है। ज्योमेट्री की वैसे पांचवी क्लास है। पहले हमने लाइंस एंड एंगल्स किया। देन ट्रायंगल की पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक्स बताए कि क्या होता है और कुछ उसके रूल्स वगैरह बताए जो ट्रायंगल फॉलो करता है। फिर हमने इन सेंटर सरकम सेंटर के बारे में बात किया। देन हमने मीडियंस वगैरह के बारे में बात किया, मीडियंस और एल्टीट्यूड्स के बारे में। आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग सबसे पहले सिमिलैरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे, सिमिलैरिटीज एंड कॉन्ग्रुएंसी। फिर हम मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ना राइट एंगल ट्राइंगल्स के थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल थ्योरम, क्योंकि इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ये इस तीन के बाद हम लोग पढ़ेंगे और जितने भी प्रॉपर्टीज है, ऑलमोस्ट 15-20 प्रॉपर्टीज और रह जाते हैं, तो इस क्लास में ही आपको मैं वो सारे करवा दूंगा। तो हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो, 1 घंटे 10 मिनट तक की हो सकती है। अभी मैं नहीं बता सकता कितनी होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन क्या है, आज की क्लास हो सकता है आपको थोड़ी बोरिंग लगे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करने वाले हैं आज की क्लास के बाद यूट्यूब पे 2 और क्लासेस आएंगी मिक्स्ड करके, जिसमें ना हम सिर्फ ट्राइंगल्स के प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और फिर हम सर्कल पे स्टार्ट करेंगे। और जो पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए आपको इसका होमवर्क भी मिलेगा और अगली 2 क्लासेस का भी होमवर्क मिलेगा। यानी अभी 5 क्लासेस इसके बाद और आने वाली है, यानी अप्रॉक्स 125 और क्वेश्चंस करने वाले हैं। 125-150 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी अगर हमने ट्राइंगल से 250 क्वेश्चंस कर लिए और उसी क्वेश्चंस को आप बार बार करते हो तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज एंड कॉन्ग्रुएंसी की। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समरूपता। सर्वागसम, समरूपता तो सिमिलैरिटीज, सर्वागसम। देखो, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटीज 2 प्रॉपर्टीज है। क्या होता है पहले आप ये समझो। मैंने ना अपनी एक फोटो खींची, ठीक है, समझ लो मैंने अपनी एक फोटो खींची। अगर आप मुझे देखोगे और फोटो को देखोगे ना, तो हम लोग एक जैसे दिखते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज। ओके, ये सिमिलर हुआ। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वल या फिर बराबर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक इंग्लैंड में या लंदन में एक म्यूजियम है, टुक्सैडो करके कुछ ऐसे ही है, मैं भूल रहा हूं, मैडम वो करके, जिसमें ना बहुत सारे एक्टर्स वगैरह का ना, बॉलीवुड के भी एक्टर्स का ना एक मोम का पुतला बना हुआ है। ठीक है, वो जो मोम का पुतला है या फिर वो जो बेसिकली जो भी उन्होंने बनाया है, उसकी खासियत क्या है, वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा एक्चुअली में ऋतिक रोशन या अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान दिखते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मैंने ना एक घर बनाया, ठीक है, जिसकी लेंथ थी 10 फीट, ब्रेथ भी थी मान लो 12 फीट। सॉरी, ये तो हाइट हो गया एक्चुअली में, लेंथ हाइट इतनी थी और ब्रेथ मैंने बना ली मान लो 20 फीट। और मॉडल ये है, ये मॉडल है, ठीक है, यही मॉडल है मान लो घर का। फिर मुझे देखते हुए मेरे भाई ने भी एक घर बनाया, मान के चलो, उसने भी बनाया, लेंथ 10 फीट है क्योंकि भाई है तो सेम बनाना है, हाइट 12 फीट और ब्रेथ जो है वो 20 फीट है। ठीक है, सेम, ठीक है, सेम। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। ये दिख अलग अलग रहा है, लेकिन देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम लिया है। अब मुझे देखते हुए मेरे एक रिश्तेदार ने भी घर बनाया। ओके, अब ऑब्वियस ही बात है, रिश्तेदार है तो थोड़ा बड़ा घर बनाएगा। तो उसने क्या किया, लेंथ ले लिया 15, समझना, लेंथ ले लिया 15, ब्रेथ ले लिया 30 और हाइट ले लिया 18, हाइट ले लिया 18। अब देखो,
मैं और मेरे भाई जो है ना, मैं और मेरा भाई दोनों ने तो सेम घर बनाया है, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि ये दिख नहीं रहा है सेम, तो चलो मैं दिखता हुआ सेम बना देता हूं, ठीक है। अभी ठीक। ब्रेथ 20, लेंथ 10 और हाइट 12, ठीक है। तो हम इन दोनों को बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर, ओके। सर्वाग सम जिसको हम कहते हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट, यानी ये दोनों बराबर है और कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये दोनों, ओके। लेकिन वहीं जब मैं अपने रिलेटिव की बारे में बात करता हूं, उसने मेरे से ना थोड़ा बड़ा घर बनाया है। अगर आप गौर से देखोगे तो उसने क्या किया है, घर का डिजाइन तो सेम रखा है। अगर आप डिजाइन के बारे में बात करो तो डिजाइन तो सेम है, ताकि ये कह सके कि मैं, देखो जैसा घर आपने बनाया है वैसा ही मैंने बनाया है आपको देख देख के। लेकिन क्योंकि भैया उसको थोड़ा मुझे नीचा भी दिखाना है, तो उसने क्या किया, घर को थोड़ा सा ना बड़ा बना दिया है, बड़ा बना दिया है। तो इसको हम बोलते हैं सिमिलर। सिमिलर बोलते हैं इसको। सिमिलर में होता क्या, दिखता सेम है लेकिन शेप जो होता है ना वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझना इस चीज को, सिमिलरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी क्या है। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है। ये एक और है, 10 है ये, ठीक है, ये 14 है, ये 12 है, ओके। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। आप गौर से देखोगे ना तो ये ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो इसको हम बोलेंगे सिमिलर ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, जिसको हम सर्वाग सम कहते हैं, यानी बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। या फिर मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एक और सर्कल बना दिया, इसका भी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बराबर, कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल बराबर। इसकी खासियत क्या होगी, जैसे ये देखो, एक साइड इस साइड के बराबर है, ये 12 इसके बराबर है, ये 14 इसके बराबर है। तो अगर मान लो मुझे कॉन्ग्रुएंट रखना हो ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा। देखो जैसे जैसे अगर हमें ये जानना हो कि ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो सबसे पहले मैं देखूं कि ए बी यहां 10 है, यहां पे पी और क्यू 10 है, ठीक है। फिर देखोगे यहां बी सी 14 है, बट वहां पे पी आर है, वहां पे क्या है, पी आर है 14। तो मैं एक काम करता हूं, इसको क्यू रख देता हूं, इसको पी रख देता हूं। अब देखो पी क्यू तो 10 ही है ना, लेकिन पी आर कितना है, 14 है, और क्यू आर 12 है। पी क्यू आर क्या है, 12 है। अब अगर आप गौर से इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को देखोगे ना, तो ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, यानी बिल्कुल बराबर है, ओके। तो आप कह सकते हो कि जो ए बी सी है ना, ए बी सी, वो इक्वल है किसके, क्यू पी आर के, क्यू पी आर के, ठीक है। और इक्वल ना लिख के ना हम इसको कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं। कॉन्ग्रुएंट में एक ऐसे करके, जैसे इक्वल के ऊपर ना ये बना दोगे, तो वो एक भी बना सकते हो, दो भी ऐसे भी बना सकते हो, दैट मीन्स कि ये कॉन्ग्रुएंट है। या दो करके, एक्चुअली दो करके एक ऐसे खींच दिया जाता है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बराबर, ओके, बराबर। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, समझना इस चीज को। मैंने ना एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अभी अगर आप इसको नापोगे ना, इसका रेडियस करीब ना 10 आएगा, मान के चलो। अब मैं क्या करता हूं, समझना इस चीज को, मैं ना थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। क्या अभी भी रेडियस 10 होगा, नहीं, अब रेडियस बढ़ चुका होगा। क्यों रेडियस बढ़ चुका होगा, क्योंकि पहले ये छोटा था, पहले एक्चुअली में ये इतना ही था। अभी मैंने क्या किया, इसको मैग्नीफाई करके जूम कर लिया, ठीक है। तो इसका बेसिकली रेडियस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखो सिमिलर है, जैसा ये पहले दिखता था ना, अभी भी वैसा ही दिखता है। इसी को हम सिमिलर कहते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको सिमिलरिटीज का और एग्जाम्पल क्या दे सकता हूं, अगर आप लोगों ने रामायण देखी है, ओके, रामायण में हनुमान जी को आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो अपना शेप को कभी भी चेंज कर लेते हैं। तो जैसे वो अपने शेप को कभी भी बड़ा कर लेते हैं और कभी भी छोटा कर लेते हैं। देखो जब वो बड़ा करते हैं ना, तो उनकी आंखें भी बढ़ती है, उनका नाक भी बढ़ता है, उनका मुंह भी बढ़ता है, उनका हाथ भी बढ़ता है। सिमिलर यानी जो रेशियो बेसिकली उनके आंख का पहले नाक के साथ होगा, यानी मान लो कि इन दोनों के बीच में 10 फीट है, तो वहां पे भी 10 फीट के हिसाब से ही बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ये 12, ये 18 और ये मान के चलो 16, ओके।
अब मुझे क्या करना है, मान लो ये हनुमान जी ने एक ट्राइंगल बनाया है, अब हनुमान जी इसको बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो ये जब इसको बड़ा करेंगे ना तो ये ऐसे बड़ा करेंगे, देखो ये जैसे 12 था ना तो इसको डबल कर दिया, मान लो 24, ये 18 था तो इसको 36 कर लिया, ये 16 था तो इसको हमने 32 कर लिया। इसी को सिमिलर कहते हैं, इसी को सिमिलर कहते हैं। देखो ये दिखने में बिल्कुल शेप है, आपने अगर पिरामिड्स वगैरह देखा होगा वो दिखने में सारे एक जैसे ही होते हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल सिमिलर, ठीक है। इसी को हम समरूप कहते हैं, जो दिखता एक जैसा, जैसे हम लोग, मेरे और आप में देखो, हो सकता है हमारा फेस का डिजाइन अलग हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मेरे बॉडी का जो मेरे हाथ के साथ रेशियो होगा ना, कायदे से देखोगे तो नी से थोड़ा ऊपर, इतना ऊपर मेरा हाथ टच हो रहा है, आप भी करके देखो ऑलमोस्ट इतना ही होगा। अगर आपकी हाइट कम है तो हो सकता है उसी रेशियो में वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर में ना रेशियो सेम होता है। सिमिलर में हमेशा ध्यान रखना, सिमिलर के लिए दो रूल्स कहते हैं। सिमिलर के लिए क्या होता है, एक तो रेशियो ऑफ साइड्स सेम रहता है, रेशियो ऑफ साइड्स सेम रहता है, और एंगल्स आर इक्वल। ये सिमिलर का रूल है। ये किसका रूल है, ये सिमिलैरिटीज का रूल है। अभी हम इस पे जाएंगे, अभी पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पहले क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि छोटा पोर्शन है, आज आराम से हो जाता है। देखो कॉन्ग्रुएंसी मतलब बराबर, कोई भी दो ट्राइंगल को आप बराबर या कॉन्ग्रुएंट कब मानोगे, हम आज उस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। कुछ मेरे पास ऑलरेडी लिखे रहते हैं, उसी को देख देख के मैं आपको बताऊंगा ताकि कुछ छूटे ना, ठीक है। देखो दो ट्राइंगल को कब हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, कब हम कह सकते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहला होता है साइड साइड साइड, इसको हम कहते हैं एस एस एस, ये पहला है। यानी जब दो ट्राइंगल के तीनों साइड्स, मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक और ट्राइंगल है पी क्यू आर, अगर मान लो ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, तो आप बोलोगे तीनों साइड्स के बराबर है। तो उस केस में व्हाट वी कैन से कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये पहला प्रॉपर्टीज होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। और जब कभी भी दो ट्राइंगल, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो समझ लेना उनका एरिया भी बराबर होगा, उनका साइड्स भी बराबर होगा। इससे क्वेश्चंस रेयरली ही पूछते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी से रेयरली पूछा जाता है। सिमिलैरिटी से आप हर शिफ्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये पहला था। दूसरा क्या है, देखो दूसरे को आप बोलोगे साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और ट्राइंगल बनाता हूं मैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी और सी, एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू और आर। देखो साइड एंगल साइड, ये जो एंगल है ना हम इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है कि दो साइड के बीच का एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो यहां मैंने दो ट्राइंगल लिया, यहां पे दे क्या रखा है कि ए बी और पी क्यू बराबर है, ए बी और पी क्यू बराबर है। देखो ए बी और पी क्यू बराबर है, और ये भी कह रहा है कि बी सी और क्यू आर भी बराबर है, बी सी और क्यू आर भी बराबर है, बी सी और क्यू आर भी बराबर है। तो एक बात बताओ, इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बी, और यहां बन रहा है एंगल क्यू। तो अगर एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल हो, ये सब दे रखा है, ओके, अगर ये तीनों इक्वल है, ये तीनों बराबर है, यानी ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये ट्राइंगल जो है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आई मीन शॉर्ट टर्म में एस ए एस। ओके, आई होप क्लियर होगा यहां तक। एक होता है हमारा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ए एस ए,
ASA। इसमें देखो क्या होता है, इसमें जैसे मान लो एंगल A एंगल P के बराबर है, ठीक है। जैसे मान लो ये 30 है तो ये भी 30 है, ठीक है। और एंगल B एंगल Q के बराबर है, मान लो ये 70 है ये भी 70 है, ओके। और इन दोनों के बीच का जो साइड है, वैसे एंगल साइड एंगल भी कह सकते हो और एंगल एंगल भी कह सकते हो। अगर दो एंगल के बराबर है तो भी वो कॉन्ग्रेंट ही होगा। नहीं सॉरी, उस सिमिलर का रूल होता है, कॉन्ग्रेंसी का नहीं होता। अब देखो इन दोनों एंगल के बीच में कॉमन कौन सा साइड है, आप देखोगे AB। तो अगर AB भी PQ के बराबर है, अगर AB भी PQ के बराबर है तो व्हाट वी कैन से कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल PQR। ओके है। अभी तक हमने 3 पढ़ लिया है, ये 3 रूल्स फॉलो करते हैं तो ही हम उसको कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। कॉन्ग्रेंट मतलब होता है बराबर, ध्यान रखना, ओके। एक और रूल है 4th, ठीक है, जिसको हम RHS रूल कहते हैं, RHS रूल कहते हैं, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यस और साइड। यानी कि मान लो 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ लेना 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर एक तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले मैं इसको मिटाता हूं, देखो कैसे। एक ट्राइंगल ले लेते हैं जैसे A B और C। एक और ट्राइंगल ले लेते हैं P Q और R। तो एक तो दोनों का एक एंगल है 90 डिग्री, जैसे एंगल B और एंगल Q बराबर है, ठीक है। तो राइट एंगल दोनों में बराबर है, हाइपोटेनियस भी दोनों का बराबर हो, यानी कि देखो AC और PR बराबर हो। जैसे मान लो ये 5 है ये भी 5 है, ओके। इसके अलावा कोई भी एक साइड बराबर हो, कोई भी एक साइड बराबर हो। से मान लो कि ये 3 दे रखा है, यहां पे ये 3 दे रखा है, यहां पे ये 3 दे रखा है, यहां पे ये 3 दे रखा है। समझ लेना मैंने यहां पे सीधा नहीं बनाया है, थोड़ा उल्टा बना दिया है। ये 3 है तो ये 3 है। अब अगर आप पाइथागोरस लगाओगे ना तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये 4 बनेगा ये 4 बनेगा। तो अब आप बोल सकते हो दोनों सेमी ट्राइंगल की बात हो रही है। यानी कि अगर और क्या दे रखा था, AB इज इक्वल टू QR। तो देखो इसको हम बोलते हैं RHS रूल। इसको हम क्या कहते हैं, RHS रूल, यानी राइट एंगल। एक तो दोनों ट्राइंगल का एक राइट एंगल बराबर है, हाइपोटेनस बराबर हो और कोई भी एक साइड बराबर हो, तो तीसरा साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। और उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू। अब देखो ABC PQR से कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्यों? देखो यहां पे AB 3 है बट यहां पे QR 3 है, यहां पे एंगल B 90 है, यहां पे एंगल Q 90 है। तो जैसे देखो कैसे हम लिखते हैं, बहुत बच्चों को ना लिखने में कंफ्यूज होता है सिमिलैरिटीज में कि कैसे लिखा जाता है। तो यहां देखो अगर मैं A B और C लिखूं, अब इस ट्राइंगल से कंपेयर करो, देखो एंगल B है यहां पे 90, यहां पे एंगल Q है 90, तो Q बीच में आएगा। अब देखो AB 3 है, यहां QR 3 है, ठीक है। तो QR यानी RQP। तो व्हाट वी कैन से कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQP। तो अब आप देखोगे कि AB RQ के बराबर है, AB RQ के बराबर है, BC QP के बराबर है। BC कहां है, ये रहा, BC 4 है और यहां देखोगे QP 4 है। फिर AC बराबर RP हो जाएगा, AC बराबर RP हो जाएगा, PR या RP बात वही पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करते हैं। दीज आर द 4 रूल्स जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में आपके काम आएगा, ओके। आई होप ये क्लियर है कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस। कॉन्ग्रुएंसी में एक चीज ध्यान रखना, आपको 2 साइड्स बराबर दे देगा, तीसरा बोल देगा निकालने के लिए। देखो क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा कॉन्ग्रुएंसी में, जैसे मान लो आपको दे देगा कि एक ट्राइंगल है ABC, ओके, ये दे रखा है 30, ये दे रखा है 90, ओके। ये दे रखा है मान लो PQR। आपसे क्या दे देगा कि इस फिगर में जो ABC है ना, ट्राइंगल ABC, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल QRP से, QRP से, ओके, QRP से। तो आपको बताना है कि बताओ एंगल Q कितना होगा, एंगल R कितना होगा, एंगल P कितना होगा। क्या हम तीनों निकाल सकते हैं? देखो ABC का मतलब क्या हुआ कि एंगल, जैसे ABC कॉन्ग्रुएंट है QRP से, इसका मतलब हुआ एंगल A एंगल Q के बराबर है, तो एंगल A 30 है, एंगल Q भी 30 हो जाएगा।
बी का मतलब है आर से, तो बी अगर 90 है तो आर भी 90 होगा। अब एक बात बताओ, ये 30 है, ये 90 है, तो एंगल सी कितना होगा 60, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तीनों का सम 180 होता है, तो एंगल पी भी कितना आ जाएगा 60। ओके इस तरीके से दे देगा। बट मेन बच्चे इसमें कहां गलती करता है, ध्यान रखना, इसमें सबको पता रहता है कि सिमिलर क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, लेकिन वो बराबर नहीं रख पाता है कि किसके क्या बराबर है। तो आपने कुछ नहीं करना, जैसे आप ट्रायंगल लिख रहे होते हो ना, तो ठीक उसके सामने बिठाना है आपको क्यूआरपी को। जैसे आपको बस ये देखना है कि एंगल ए किसके बराबर है, या फिर ए बी है यहां पे, तो यहां पे क्यूआर लिखो। हो सकता है साइड यहां दे रखो, यहां तो मैंने एंगल दिया है, अगर साइड दे देता तो। अब जैसे देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं मान लो चेंज करना चाहूं, जैसे मान लो ए बी और सी है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 9 है, और आपसे पूछ देगा कि ये बताओ कितना होगा। ठीक है, ये कितना होगा, ठीक है। या फिर जैसे देखो दे रखा है ए बी सी इज पी आर क्यू, ए बी सी ट्राइंगल पी आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो सबसे पहले तो जैसे ए बी सी है ना, ऐसे ही बना दो आर बी और क्यू, मैंने ठीक वैसे ही बना दिया। अब मैंने इसको मिटा दिया अभी, ठीक है। देखो अब देखो कितना आसान है, ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 9 है तो ये भी 9 है। ओके अब आपसे जो पूछेगा आप सीधा निकाल दो। ठीक है, तो मेनली क्या होता है ना, फिगर हमें सेम बनाना होता है, सेम कॉन्ग्रुएंसी में, सेम सिमिलरिटीज में। तो मैं अभी इतने क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं कि आपके ना ये डाउट्स तो ओवर हो जाएगा कि कौन किससे सिमिलर रहता है। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा, फिगर बनाना सीख जाओगे। बच्चा यही गलती करता है। ओके आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज रूल। देखो सिमिलर, अभी जैसे हमने बात किया ना, सिमिलर क्या होता है, जब दो ट्राइंगल एक जैसा दिखे, जब दो ट्राइंगल एक जैसा दिखे, जब दो ट्राइंगल एक जैसा दिखे तो हम उसको सिमिलर कहते हैं। एक जैसा दिखने का मतलब सेम हाइट नहीं होता, ध्यान रखना, सेम हाइट नहीं होता है, लेकिन हाइट का रेशियो सेम होना चाहिए, सेम लेंथ का रेशियो सेम होना चाहिए, ब्रेथ का सेम होना चाहिए। जैसे कितने भी सर्कल बना दो, ये बना दिया मैंने, एक और बना दिया, एक और बना दिया, एक छोटा बना दिया, एक इससे बड़ा बना दिया, ये जितने भी सर्कल्स है ना, जितने भी सर्कल्स होते हैं, दे ऑल आर सिमिलर, दे ऑल आर सिमिलर। ऐसे ही मैंने मान लो स्क्वायर बना दिया, कोई भी स्क्वायर देखा करो सेम रहता है, कोई भी क्यूब को देखोगे सेम रहेगा। तो इन्हीं को हम बोलते हैं सिमिलर, यानी एक जैसा दिखना। हो सकता है लेंथ ब्रेथ अलग हो, ठीक है, लेकिन लेंथ जिस रेशियो में बढ़ेगा ब्रेथ भी उसी रेशियो में और हाइट भी उसी रेशियो में, तो उसी को हम सिमिलर कहते हैं। इसका भी एक कुछ रूल्स है, सिमिलरिटीज के कुछ रूल्स है जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला रूल क्या है सिमिलर का, पहला रूल है ए ए ए, यानी एंगल एंगल एंगल, या दो एंगल भी है तो भी चल जाएगा, ध्यान रखना, एंगल एंगल और एंगल, या दो एंगल है उससे भी तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो अगर तीनों एंगल्स के बराबर है दो ट्राइंगल में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल लिया ए बी और सी, इधर ले लिया मैंने पी क्यू और आर, दे क्या रखा है, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ओके तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू और आर से, ये सिमिलर का वो है। ठीक है, ध्यान रखना ये सिमिलर का सिंबल है, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का और ये होता है सिमिलर का। ये चीजें ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में लिख के नहीं देगा वो सिमिलर है, बस ये सिंबल बना के दे देगा, फिर सारी कहानी आपने खुद ही लिखनी होती है। ओके तो पहला रूल क्या है, एंगल एंगल एंगल। फिर होता है साइड साइड साइड, जो अभी हमने किया था, अगर तीनों साइड्स बराबर है, एक चीज ध्यान रखना, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर है ही है, ध्यान रखना, जो बराबर है वो सिमिलर तो है ही। एक बात बताओ, जितने भी स्क्वायर्स है, मान लो मैंने दो स्क्वायर बना दिया, साइड 6 6 है, दोनों का ही 6 6 है, तो अब दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट भी है, सिमिलर भी है। जैसे दो जुड़वा भाई है, वो दोनों के बराबर भी है और सिमिलर भी है, सिमिलर तो होगा ही होगा, ध्यान रखना, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल, ये चीजें ध्यान रखना। तो जो हमने वहां पढ़ा था वो रूल तो लगेगा ही, जैसे साइड साइड साइड। तो अगर मान लो ए बी पी क्यू के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या बोलेंगे कि एस 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 रूल के तहत दोनों ट्राइंगल सिमिलर है।
और एक होता है हमारा SAS, ध्यान रखना SAS, साइड एंगल साइड। यानी कि दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल। SAS का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि कोई भी साइड, कोई भी एंगल, कोई भी साइड, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो इस फिगर में ये दे रखा हो कि AB इक्वल है किसके, PQ के। AB किसके इक्वल है, PQ के, ओके। और QR इक्वल है BC के। तो एक तो बताओ, ये और ये साइड बराबर है, ये और ये साइड बराबर है, तो इनके बीच का जो एंगल है ना, इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं हम इसको, इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, वो बराबर होना चाहिए। यानी एंगल भी एंगल Q के बराबर होना चाहिए। उसी केस में मैं कह पाऊंगा कि ABC जो है वो सिमिलर है किससे, PQR से। आई होप क्लियर होगा। सिमिलैरिटीज के यही 3 रूल है, आपसे प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, आपको बस तीनों रूल्स पता होने चाहिए कि ये तीनों के थ्रू ये सिमिलर होता है, ओके। मेन है ना इसमें फिगर बनाना, बार बार मैं वही कह रहा हूं, आपको फिगर बनाना आना चाहिए। कैसे, जैसे मान लो अगर दे दिया है कि ABC सिमिलर है ट्राइंगल QRP से, तो हमेशा ना फिगर बनाया करो। फिगर कैसे बनाओगे, देखो ऐसे बना दो एक, मैं आपको सिखाऊंगा ये चीज, चिंता मत करो। ABC, अब देखो A के बराबर क्या है, Q, B के बराबर वहां क्या है, देखोगे B के बराबर R, और बच क्या गया C, तो P। तो ये फिगर आपको ना ऐसे बनाना है, फिर आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो सिमिलरिटीज का रूल तो आप समझ गए क्या होता है, लेकिन क्वेश्चंस उससे नहीं आते हैं। क्वेश्चंस क्या आता है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर है, एक ट्राइंगल है AB और C, एक ट्राइंगल है PQ और R, मैंने इसका हाइट मान लिया है H और इसका हाइट मान लिया है मैंने H1, इसका मैंने मीडियन मान लिया है M और इसका मैंने मीडियन मान लिया है M1, ठीक है। ये मैंने अपनी मर्जी से मान लिया है, ओके। तो कभी भी अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो, से अगर मान लो ABC सिमिलर है किससे, PQR से, अगर ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR से सिमिलर है, अगर ABC PQR से सिमिलर है, तो ध्यान रखना जो इनके साइड का रेशियो होता है AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR इज इक्वल टू इवन। इन रेडियस का भी रेशियो R1 अपॉन में R2, सरकम रेडियस का भी रेशियो, मीडियन का भी रेशियो, हाइट का भी रेशियो सेम रहेगा, सबका रेशियो सेम रहेगा, सबका रेशियो सेम रहेगा, यानी अनुपात सेम है, ओके। ये चीज ध्यान रखना। और भी अगर मैं कुछ छूट गया है ना, वो भी सेम रहेगा, ओके। ये चीजें ध्यान रखना कि कभी भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके साइड्स का रेशियो सेम रहता है। कभी भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो उनके साइड का रेशियो, इन रेडियस का, सरकम रेडियस का, मीडियन का, हाइट का, सबका रेशियो सेम रहता है, ओके। और एक और चीज, और जो इनका एरिया का रेशियो होता है ना, एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ PQR, ABC और PQR का जो रेशियो होता है, 2 मिनट होल्ड करना। सॉरी,
मैं नहीं चाह रहा यार कि इसको बीच में कनेक्ट करूँ, एक कॉल आ गया था, अर्जेंट कॉल था, बिकॉज कि आपको पता है हम लोग लाइव मॉक करते हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उसको थोड़ा टाइप करवाना था, तो इसीलिए। एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पी क्यू आर का जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा, समझना, ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन में पी आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन में पी आर स्क्वायर, या फिर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, ये अगेन R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, M1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर, H1 का स्क्वायर और H2 का स्क्वायर। तो अगर कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो, कभी भी अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो, तो आपने ध्यान रखना है कि जो एरिया का रेशियो होता है ना वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो S1 का स्क्वायर अपॉन में S2 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर अपॉन में S3 का स्क्वायर, ब्ला 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 ब्ला, ये चलता रहेगा। तो यही सिमिलैरिटीज का रूल है, यही सिमिलैरिटीज का रूल है। अब देखो कि सिमिलर से ना क्वेश्चंस किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक ट्राइंगल दे दिया इसने, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे ना हम सिमिलर बनाते हैं। जैसे एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, मान लो ये दे रखा है 6, ये दे रखा है 12, ये दे रखा है 9। ओके, ट्राइंगल ऐसा बन सकता है नहीं बन सकता उसके पीछे भी मत पड़ना, ठीक है। अब मान लो ये दे रखा है 12, ठीक है, ये दे रखा है अगेन 24 और ये दे रखा है 18। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि एबीसी किसके सिमिलर है, एक बार ना वीडियो रोक के खुद बनाओ और देखो कि क्या आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। तो सबसे पहले देखो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले देखो यहां 6 है, आप ये तो आप सबको दिख गया होगा कि 6 12 9 लिया है। यहां पे 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 9 का डबल 18, यानी हमने सिमिलर वाले ही लिए हैं। अब देखो सबसे पहले मैं करता क्या हूं कि जैसे देखो ए बी 6 है और यहां पे क्या है क्यू आर 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं एक साइड लिखता हूं, आइदर ए बी अपॉन में क्यू आर, या आर क्यू भी हो सकता है, ध्यान रखना ए बी और क्यू आर भी बराबर हो सकता है। जैसे देखो ए है यहां पे और मैंने यहां पे जैसे या इसको ऐसे देख लो, ये 6 है और ये 9 है। हम इसमें देखते हैं 12 और 18 कौन सा है, क्योंकि 6 और 18, 6 का डबल 12 होता है, 9 का 18 होता है। तो 12 और 18 के बीच का एंगल क्या है, Q। तो आप देखोगे कि एंगल A और एंगल Q बराबर है ना। एंगल ए बी इंक्लूडेड है, ए बी और 6 और 9 के बीच में, ये 12 और 18 के बीच में है। अब एक चीज देखो, ए बी 6 है, यहां पे क्यू आर कितना है, 12 है। सो व्हाट वी कैन से कि ए बी अपॉन में क्यू आर, ए बी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। अब देखो आर या फिर ए बी के बाद अब देखो बी सी कितना था, 12। तो वहां देखो 24 क्या है, 24 है बेसिकली 24, ठीक है। बी 24 है। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, आइदर मैं पी आर लिख सकता हूं या मैं आर पी लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, अगर आपने सिमिलर नहीं लिखा ना तो फिर वो गलत हो जाएगा। देखो जरा गौर से, ए बी बी सी क्यू आर आर पी, यहां पे भी तो हमने बी से स्टार्ट किया है ना, बी सी, तो यहां पे भी आर पी। तो देखो सो ए बी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में आर पी। अब देखो वैसे तो अब तो हो गया कि ए बी सी इज ट्राइंगल सिमिलर टू क्यू आर पी। अब आप देख सकते हो कि ए बी अपॉन में क्यू आर, ए बी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में आर पी, ए सी अपॉन में, देखो ए सी अपॉन में क्यू पी बराबर है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं ए बी सी क्यू आर पी से सिमिलर है। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी सी, ये 10 है, ये 20 है, ये 24 है। एक और ट्राइंगल ले लिया, मान लो ये है 30, ये है 36 और ये है 50। ओके, इसको पी क्यू आर का नाम दे देता हूं। अब बताओ कि कौन सा किससे सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर है मैंने लिए ऐसे ही है कि 1.5 टाइम्स है। अगर आप गौर से देखोगे 10 है, फिर यहां 15 लिया, ये 20 है तो 30 लिया, 24 लिया तो 36 लिया, यानी 1.5 टाइम्स तो है। तो क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो 10 और 20 डबल है ना, 10 से डबल 20, यहां देखो 15 और 30, तो इनके बीच में P है, यहां B है। तो एक जगह मैंने P लिखा, एक जगह मैंने B लिखा, कहानी उसके बाद स्टार्ट होगी। अब देखो मैं 10 लेना चाहूं या 20 लेना चाहूं, तो जैसे मैंने BC ले लिया 20, BC कितना है 20, तो अब देखो 30 क्या है, BC 30, BC अगर 10 है 20 है तो यहां पे PQ 30 है, तो PQ। ओके, अब देखो PQR ले लिया मैंने, BC A,
ये सिमिलर होगा। अब खुद देख सकते हो आप कि पी क्यू अपॉन में बी सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में सी ए इज इक्वल टू पी आर अपॉन में बी ए। ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। तो पी क्यू क्या है, मैं आपको बता देता हूं। लोग आपको सिमिलर प्रूव करना बता देंगे लेकिन ये बताएंगे नहीं, जबकि सबसे ज्यादा गलती इसी में करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं और मुझे कैसे पता चला ये गलती करते हैं? क्योंकि मैंने ये एग्जाम्स दिए हैं। जब मैं ये खुद करता था ना तो मैं देखता था कि बच्चों को ना गलती सिमिलर है दिख रहा है लेकिन वो इक्वल नहीं रख पाते हैं कि कौन किसके इक्वल होता है। तभी मैं आपको ये बार बार करवा रहा हूं। तो देखो पी क्यू कितना है यहां पे 30, बी सी कितना है 20, क्यू आर कितना है, क्यू आर है 36, सी ए कितना है 24, पी आर कितना है, पी आर है 15, ए बी कितना है या बी ए कितना है 10। अब देखोगे सारे 1.5 टाइम्स है। आप एक आगे पीछे करके देख लो, नहीं बनता सिमिलर, नहीं बनेगा और सारे रूल्स की धज्जी उड़ जाएगी। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में आप गलत टिक करके आओगे। इसीलिए ऐसी गलती मत करना। ओके मेन यही होता है। अगर आपने ये बना दिया फिर तो आप कुछ भी कर लोगे। आप देखना अगर आपने ये बना दिया ना तो सिमिलर बहुत आसान हो जाता है, फिर आप सारे क्वेश्चंस बना दोगे। लेकिन मेन होता है यही बनाना, ठीक है। अब हम इसी को बनाने के लिए ना और थोड़ा मेहनत करते हैं, एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। नया कंसेप्ट क्या है? राइट एंगल रूल्स, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसके ना सीधे सीधे रूल्स पढ़े होंगे, सीधे सीधे आपने इसके रूल्स पढ़े होंगे कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। बट हाउ, कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको राउंड करवा दूंगा। टोटल इससे 9 फॉर्मूले बनेंगे जिसमें से 3-4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके देखो राइट एंगल रूल क्या कहते हैं। जैसे मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी और सी, मैंने एक 90 डिग्री लाइन खींच दिया यहां से ये डी पे मिल रहा है। ओके ये डी पे मिल रहा है। अब अगर आप यहां देखोगे ना गौर से तो 3 सिमिलर ट्राइंगल्स बनेंगे, 3 सिमिलर ट्राइंगल्स बनेंगे। हमें ना उन तीनों सिमिलर ट्राइंगल को देखना है कौन कौन सा है, क्या क्या है, किस किस से सिमिलर है और उससे कुछ फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी जो कुछ ऐसा दिखता है, ए बी और सी। एक और ट्राइंगल ले लिया मैंने डी बी सी। बी सी को हो सकता है मैं मिटा के आगे पीछे कर दूं, ठीक है। अभी के लिए हम ऐसा लिख देते हैं। आप सोचोगे कि ये कौन सा ट्राइंगल लिया है। एक तो मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है और एक मैंने ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया। देखो बड़े वाले का नाम दिया मैंने 1, इधर वाले का नाम 2 और इधर वाले का 3। तो ये ट्राइंगल 1 बनाया है, ये ट्राइंगल 2 बनाया है। ये मैंने क्यों बनाया है? ताकि मैं इसको सिमिलर प्रूव कर सकूं, ताकि मैं इन्हें सिमिलर प्रूव कर सकूं और उससे कुछ रूल्स बनेंगे। तो देखो कैसे हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ, एंगल बी 90 है, एंगल डी 90 है, मानते हो? एंगल बी बड़े वाले में 90 है और एंगल डी इधर 90 है। तो एंगल बी और एंगल डी बराबर है और ये दोनों ही 90 है, ठीक है। तो एक एंगल बराबर हो गया। अब इधर एक बात बताओ, ए बी सी में भी एक ट्राइंगल सी है और डी बी सी में भी एक ट्राइंगल सी है। एक बात बताओ, अगर सी मान लो यहां 30 है, बड़े वाले में ले लो या छोटे वाले में ले लो तो बराबर ही तो होगा ना। तो व्हाट वी कैन से कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों है भैया? क्योंकि दोनों में ही ये कॉमन है, दोनों में ही ये कॉमन है, दोनों में ही ये कॉमन है। तो एंगल सी के बराबर है। एक बात बताओ, अगर मान लो एंगल बी 90 है यहां पे और यहां पे एंगल डी 90 है, एंगल सी मान लो 30 है, यहां पे ये 30 है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ए 60 हो जाएगा और यहां पे एंगल बी 60 हो जाएगा। अब आप बात करोगे सर यहां एंगल बी 90 और यहां एंगल बी 60 क्यों है? अरे गधो सुनो, ये ए बी सी है 90, ध्यान रखना ए बी सी है, लेकिन जब मैं यहां पे बी लिख रहा हूं ना तो ये सी बी डी है, यानी सी बी डी, यानी सिर्फ इस ट्राइंगल की बात हो रही है, सिर्फ इस ट्राइंगल की बात हो रही है और सामने रखने से ये आराम से बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली देखो एक तो एंगल बी 90 है, एंगल डी 90 है। अब बी सी के बाद इस ट्राइंगल में क्या बनता है? देखो एक बी ले लिया, एक सी ले लिया, तो बच क्या गया? ए। और यहां क्या बचा? डी सी बी। तो हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि देखो दो एंगल अगर बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली एंगल बराबर होगा। तो एंगल भी एक रूल होता है सिमिलर प्रूव करने का कि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूं? इस केस में देखो जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा कि ट्राइंगल बी सी ए
इट्स सिमिलर टू DCB। अब इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, देखो कैसे। अगर मैं ABC लिखना चाहूं इसे, देखो ABC, पहले मैंने ये वाला लिखा, ये किसके से होगा, A एंगल B के, फिर मैंने B लिखा D, तो एंगल जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है किससे, BD से। तो BCA या DCB से कह सकते हो, या ABC BD से है। तो अभी हमने क्या प्रूव कर दिया है, अगर आपको याद हो तो अभी हमने एक चीज प्रूव कर दिया है कि ABC जो है वो सिमिलर है किससे, ABC जो है वो सिमिलर है BDC से। वैसे दोनों में कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, BDC से। क्लियर है ना, यहां तो कोई दिक्कत। अब अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो हमें पता है रूल क्या कहता है कि AB अपॉन में BD इज इक्वल टू BC अपॉन में DC इज इक्वल टू AC अपॉन में BC। एक फिगर मैं फिर भी यहां बना देता हूं, A B और C, ये मीडियन है 90 डिग्री का, ठीक है, सेम फिगर है और सेम चीज है। तो कह सकते हो कि ABC जो है, देखो ABC जो है ना BDC के बराबर होता है, सॉरी सिमिलर होता है। तो ये हो गया। अब यहां से देखो क्या क्या रूल बनाया जा सकता है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो AB इंटू DC इज इक्वल टू BC इंटू BD। क्लियर है। अब मैं इन सब साइड्स का ना एक नाम दे देता हूं, जैसे इसका नाम मैंने दे दिया, जैसे C के सामने है तो C, A के सामने है तो A, और ये पूरा मान लो B, ओके। और इसको छोटा छोटा नाम दे देते हैं, इसको P दे देते हैं, इसको Q दे देते हैं, इसको R दे देते हैं, ठीक है। मैंने छोटा छोटा नाम दे दिया, इसको P, इसको Q, इसको R। ये सिमिलर का रूल, सिमिलरिटीज का रूल चलता आ रहा है। तो देखो कुल मिला के AB इंटू DC, यानी AB कितना है C, या फिर इसको ऐसे ही याद करो तो ज्यादा अच्छा है कि AB इंटू DC BC इंटू AD के बराबर होता है। अगर मैं यहां देखूं तो ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, BC इंटू BC क्या होता है, BC स्क्वायर। BC स्क्वायर किसके इक्वल है, AC इंटू DC के। तो अभी हमें क्या पता चला, इसका स्क्वायर जो होता है, समझना, BC का जो स्क्वायर होता है ना, BC का जो स्क्वायर होता है ना, वो AC इंटू DC के बराबर होता है। जैसे कभी भी अगर एक ट्राइंगल लेते हो, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, मैंने ये 90 डिग्री खींच दिया, मान लो D, तो इसका जो स्क्वायर होगा, इसका BC का जो स्क्वायर होगा, एक तो ये पूरा AC इंटू में BC का टच क्या है, DC ना, इसके बराबर होता है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं इसको अलग से हाईलाइट करवा दूंगा, तो इसे याद रखना हमेशा। ये कैसे हुआ है, इस तरीके से आया। आप डायरेक्ट लिख सकते हो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC है। इसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि AB स्क्वायर जो होगा ना, देखो AB का जो स्क्वायर होगा ना, वो AC इंटू में AB के साथ में क्या है, AD, ये होगा। ये थोड़ी देर में मैं आपको और प्रूव करने वाला हूं, ठीक है, ये कैसे आया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो थोड़ी देर में लिखवाऊंगा। तो इससे हमने दो चीज पढ़ लिया, अब एक और बच गया ना। अब देखो हमने इसको इससे कंपेयर कर दिया, अब इसको इससे कंपेयर करें तो AB इंटू BC, AB इंटू BC इज इक्वल टू BD इंटू AC। अब देखो क्या कह रहा है, AB इंटू BC यानी दिस इंटू दिस, समझना, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू BD इंटू AC। अब आप खुद देख लो, ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये बेस है, ये हाइट है, तो AB इंटू BC भी लिख सकता हूं मैं, या फिर मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, AC एक हाइट ये भी तो है ना BD, ये भी तो बराबर होगा ना। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तीन में ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये वाला भी याद रखना कि AD इंटू DC जो है वो किसके इक्वल होता है, BC इंटू में BD के इक्वल है। हालांकि इसके कम आते हैं, बट ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ओके। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बैक जा रहे हैं फिर से, हमने अभी दो ट्राइंगल लिया था, एक ABC लिया था और एक BDC ले रहे हैं, और एक हम ADB भी लेंगे। देखो कैसे, ये सब सिमिलरिटीज ही पढ़ रहे हैं अभी हम, सिमिलर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये कर लोगे तो सब हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक तो मैंने ट्राइंगल 1 बना रहा हूं, एक तो मैं बना रहा हूं ABC, और एक ट्राइंगल में बना रहा हूं, जैसे देखो यहां एंगल B90 है तो एंगल D90 है। अब एंगल A है, ये A है, तो A D और B, ओके। अब इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करोगे,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है, ये गिवन है। इसके अलावा देखोगे अगर छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में देखोगे तो एंगल ए और दोनों में ही एंगल ए है, इसमें भी एंगल ए है, इसमें भी एंगल ए है। जब मैं सी ए बी के बारे में बात करूं, देखो सी ए बी के बारे में बात करूं या मैं बात करूं बी ए डी, तो दोनों में ही एंगल ए सेम रहेगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, इसको हम बोलेंगे कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। तो अब देखो बी ए हो गया, इसमें बी ए बच क्या गया सी, और डी ए हो गया, इसमें डी ए बच क्या गया बी। व्हाट वी कैन से कि ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए बी, एंगल एंगल के रूल से। अब देखो खुद से, अब मुझे अगर ए बी सी लिखना हो तो देखो ए बी सी, तो मैंने क्या किया, ए को पहले लिख दिया, बी को बाद में, तो यहां पे ए डी बी हो जाएगा। ओके, ए बी सी ए डी बी, बस आगे पीछे कर रहे हैं। बच्चा इसी में गलती करता है, ध्यान रखना, इसी में ही गलती करता है। और सारी कहानी सिमिलरिटीज लोगों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये नहीं बना पाते। अब आप बना लोगे। तो ए बी सी किसके सिमिलर है, ए डी बी से। ओके, तो एक चीज और कह सकता हूं मैं इसी में ही कि ए बी सी किससे है, ए डी बी से, ठीक है, ए डी बी से। अब ऑटोमेटिकली एक चीज ध्यान रखना, अगर ए बी से सिमिलर है और बी सी से सिमिलर है ना, तो ए सी से सिमिलर होगा ही होगा। आप चाहो तो इसको प्रूव करके भी देख सकते हो। देखो कैसे, इन दोनों को प्रूव करने के लिए अगर मुझे इसको देखो, ए बी सी को ए डी बी सी तो कर दिया मैंने अभी प्रूफ पीछे। अब अगर मुझे इन दोनों छोटे एंगल का देखना पड़े तो देखो कैसे, इसमें देखोगे एंगल बी एंगल ए के बराबर है। कैसे, देखो इस वाले में एंगल बी जितना है ना वही एंगल ए है, वही उतना ही एंगल ए है। सेम एज एंगल डी के बराबर है, क्योंकि इसमें एंगल डी 90 है, एंगल डी 90 है। इसमें एंगल सी जो है वो एंगल बी के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल बी ये वाले एंगल के बराबर होगा। ओके, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये बेसिकली आप इसको ऐसे याद रखो कि अगर ए बी से सिमिलर है, बी सी से सिमिलर है, तो ए सी से भी सिमिलर होगा ही होगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग चलूं मैं, अगर इन दोनों को बराबर रखूं तो देखो ए बी अपॉन में ए डी, ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में डी बी। मैंने इनको और इनको कंपेयर किया है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या बन रहा है, सबसे पहले तो वही है ए बी इंटू ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था ये कि ए बी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। ओके, आगे देखो, जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ए सी इंटू डी बी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी के बराबर होता है। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सिंपल कि ए सी, ये पूरा है ए सी इंटू जो डी बी होता है ना वो ए बी इंटू बीसी के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के तहत आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हालांकि इंपॉर्टेंट है ये भी, बट ये ऑलरेडी आपको आता है, ये ऑलरेडी आपको आता है। ओके, ये हमने अभी यहां पे भी पढ़ा था, सेम देखो, सेम है। देखोगे ए सी इंटू डी बी है, यहां पे ए सी इंटू डी बी है, वहां बी सी इंटू ए बी है, यहां पे भी बी सी इंटू ए बी है, तो ये सेम सेम है, ये सेम सेम है। तो अभी तक बेसिकली हमने एक ये पढ़ा। अब एक और देखो, जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ए बी इंटू डी बी, तो देखो ए बी, ये ए बी है इंटू डी बी इज इक्वल टू ए बी इंटू डी बी इज इक्वल टू ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी। देखो ये है ए बी और ये है डी बी, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू ए डी, ये है ए डी इंटू बी सी, इन दोनों के बराबर होगा ये, ठीक है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, ये जो जो मैंने लिखवाया है वो, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने ए बी सी बी डी सी का यहां लिख लिया, ए बी सी और ए डी बी का यहां लिख दिया, ठीक है। ध्यान रखना, ये मैंने लिख दिया है ए बी सी का किससे, बी डी सी से, ये मैंने लिख दिया ए बी सी का ए डी बी से। एक बार इन दोनों को भी कंपेयर कर लेते हैं, एक बार इन दोनों को भी कंपेयर कर लेते हैं। देखो जब मैं कंपेयर करता हूं बी डी सी को, सिमिलर है किससे, ए डी
बी से मैंने पहले ही कहा था आज की क्लास थोड़ी बोरिंग होने वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे पता दिमाग घूम रहा होगा आपका कि कहाँ डी कहाँ ए, कहाँ डी कहाँ ए, पीछे जाओगे एक बार और हो जाएगा, ठीक है। बहुत इसीलिए धीरे धीरे करवा रहा हूं। देखो बीडीसी एडीबी के सिमिलर है, तो क्या कह सकता हूं मैं कि बीडी अपॉन में एडी इज इक्वल टू बीसी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू बीसी, सॉरी बीसी तो लिख दिया ना, डीसी अपॉन में ए बी डी बी, ठीक है। एक बार मैं ट्राइंगल फिर से बना देता हूं यहां पे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ओके है। इसी फिगर से बन रहा है ये, तो कुल मिला के देखोगे बी डी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए डी इंटू बी सी, ठीक है। देखो बी डी इंटू में बी डी इंटू में ए बी, बी डी इंटू ए बी, ये बी डी है, ये ए बी है, बी डी और ए बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना वो ए डी और बी सी का मल्टीपल होगा, ए डी इंटू बी सी का। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था ना, ए बी इंटू बी डी, ए डी इंटू बी सी। तो देखो ये और ये सेम है, ठीक है। ये यहां पे भी किया था ना, ए बी इंटू डी सी, ए बी इंटू डी सी, हाँ ए बी इंटू बी सी इंटू बी डी। यहां पे ये तीनों सेम है, बट फर्क यही है कि एक में ये वाला साइड लिया गया, एक में ये वाला साइड लिया गया, तो ये तीनों सेम है और ये तीनों का यूज बहुत कम होता है, लीस्ट होता है, ठीक है। तो इसे नहीं भी याद रखोगे, लिख लेना बस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देन देखो ए बी इंटू बी सी, बी डी इंटू ए डी, ये और ये सेम है। और यहां एक और चीज देखो, अभी मैंने इन दोनों को कंपेयर किया ना, अब इससे कंपेयर करूं तो बी डी और डी बी सेम ही तो हुआ ना। देखो बीडी को मैं बीडी लिखूं या डीबी लिखूं सेम है, तो बीडी इंटू डीबी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। तो बीडी का स्क्वायर जो होगा ना वो एडी इंटू ए सी के बराबर होगा, ठीक है। यहां देखो ए बी स्क्वायर क्या था, ए सी इंटू ए डी, बार बार वही आ रहा है ए बी स्क्वायर, और यहां क्या था बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने अगर आप देखोगे तो एक ये और एक ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। बाकी जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, अगर मान लो आप भूल भी जाते हो ना, अगर आपको सिमिलर बनाना आता है तो आप आराम से कर दोगे। अभी तुरंत मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं। इसमें अब एक चीज और बच गया, इन दोनों को कंपेयर करना। क्या है, बी सी इंटू डी बी, बी सी इंटू डी बी, बी सी इंटू डी बी, ठीक है। देखो किधर था, हाँ बी सी इंटू डी बी इज इक्वल टू ए बी इंटू डी सी, ए बी इंटू डी सी, ये बराबर होगा, ठीक है। ये जो जो मैंने लिखवाया है प्लीज उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसको एक बार आप लिख लो, ठीक है। बार बार आपको बोलेंगे याद रखने के लिए, बट ट्रस्ट मी ये भूल जाते हैं बच्चे, बार बार भूल जाते हैं, जबकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आई होप आपने लिख लिया होगा, एक बार रोक के लिख लो। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो कि हम इसको और इजीली कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कभी भी एग्जाम में आ जाए, सिंपल सी बात है, ये फिगर आ गया ए बी सी, ये डी था, ठीक है। जो पूछा जाएगा ना आपसे बस आपको वही करना होगा। अभी हम इसके बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो अब देखो सिंपल आप कैसे प्रूव कर सकते हो, ए बी सी इज सिमिलर टू व्हाट, दो ट्राइंगल है था ना। अब जैसे अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल लूं तो देखो एंगल ए था बड़े वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में क्या हो सकता है हमें नहीं पता, बट यहां पे देखो बड़े वाले ट्राइंगल में बी था, छोटे वाले में डी था, तो डी बीच में आएगा, सी दोनों में कॉमन है। अगर आप देखोगे बड़े वाले ट्राइंगल में और छोटे वाले ट्राइंगल में सी कॉमन है, तो अगर मैंने ए बी सी और यहां डी सी लिख दिया तो डी सी से पहले क्या आएगा, अब खुद सोचो डी सी से पहले क्या आएगा, बी ना। तो व्हाट वी कैन से कि ए बी सी सिमिलर टू बी डी सी। अब तो आप सब कुछ कर लोगे, अब आप सब कुछ कर लोगे। सेम अगर मुझे इस बड़े वाले को इस छोटे वाले से कंपेयर करना हो तो देखो ए बी सी, तो दो ट्राइंगल तो होंगे ही होंगे। जैसे देखो एंगल बी एंगल डी के बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो ए डी बी, तो कुल मिला के ए बी सी सिमिलर है ए डी बी से। इतना आसान है। और फिर तो आप अपने आप रख सकते हो ए बी अपॉन में ए डी, बी सी अपॉन में डी बी कर दो। फॉर्मूले नहीं भी याद है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्मूला को थोड़ा सा दूर ही रखते हैं, क्योंकि ये जो याद रखने वाली चीज अगर हमें आती ना, तो हम लोग मेडिकल साइंस में होते हैं, हम लोग बायो पढ़ रहे होते, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए, क्योंकि याद नहीं, हमारी जो पावर है ना वो बेसिकली चीजें हैं को समझना है। आई होप आपने समझ लिया होगा। मैंने पूरी कोशिश की बहुत आराम से करवाने का, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा वीडियो की लेंथ ऑलरेडी 40-50 मिनट हो चुकी है और अभी तक हम सिमिलरिटीज पे ही घूम रहे हैं।
वो जो 1 घंटा 10 मिनट कहा था ना, तो प्लीज अब 1.5 घंटा बना लेना। ओके, अगला है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। ठीक है, बीपीटी भी बोलते हैं इसको, थेल्स भी बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। समझना क्या है, आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है। देखो, इसको हम बीपीटी भी कहते हैं या मिड पॉइंट थ्योरम भी कह सकते हो इसको, काइंड ऑफ, जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब अलग अलग है वैसे तो, क्योंकि मिड पॉइंट जरूरी नहीं है, तो बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। आपको थ्योरम याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो होता क्या है, ये क्या कह रहा है, समझना कि अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है, अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है, मैंने क्या किया, ए बी से एक कोई पॉइंट ले लिया, से पी, ए सी पे एक पॉइंट ले लिया क्यू, और मैंने पी क्यू को मिला दिया। मैंने क्या किया, पी क्यू को मैंने मिला दिया, और हो क्या रहा है, जब मैं मिला रहा हूं ना, तो पी क्यू पैरेलल है किससे, बी सी से। पी क्यू किससे है, बी सी से पैरेलल है, बी सी से पैरेलल है, याद रहेगा, पी क्यू और बी सी पैरेलल है। तो क्या होता है, अब खुद समझना है इस चीज को। यहां ना मैं अगर गौर से देखो ना, तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल है ए पी क्यू छोटा वाला, एक ट्राइंगल है बड़ा वाला ए बी सी, यही तो हो रहा है ना। एक ट्राइंगल है ए पी क्यू छोटा वाला, एक ट्राइंगल है बड़ा वाला ए बी सी। अब क्योंकि ये पैरेलल है, तो हमें पता है ये और ये एंगल कॉन्ग्रेंसी, सॉरी कॉन्ग्रेंसी बोल रहा हूं मैं, अरे करस्पॉन्डेंस एंगल है ना, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर गौर से देखोगे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल पी एंगल बी के बराबर है, एंगल क्यू एंगल सी के बराबर है, और एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो क्या क्या मैं कह सकता हूं कि ए पी क्यू सिमिलर है बी ए बी सी से। देखो ए पी क्यू क्या है, सिमिलर है ए बी सी से। क्यों, क्योंकि देखो एंगल पी एंगल बी के बराबर है, एंगल सी, सॉरी एंगल क्यू एंगल सी के बराबर है, और एंगल ए के बराबर है, क्योंकि वो कॉमन है। तो कुल मिला के ए पी क्यू इज सिमिलर टू ए बी सी। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है, तो व्हाट वी कैन से कि ए पी अपॉन में ए बी, ए क्यू अपॉन में ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में बी सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10th क्लास 12th क्लास में लिखते थे ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर किसी को याद हो तो इंट्रीगेशंस के कुछ थ्योरम्स थे जो आते ही आते थे। ठीक है, इंट्रीगेशन में बाय पार्ट्स लगाने वाला एक थ्योरम था, सेक्स स्क्वायर एक्स वाला, आई गेस वो बार बार आता था, तो वही वाला हो गया ये एक तरह से। ठीक है, तो अब देखो हो क्या रहा है, ए पी अपॉन में ए बी, ए पी अपॉन में ए बी, ए क्यू अपॉन में ए सी, एंड पी क्यू अपॉन में बी सी बराबर होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में ले जाके ना आप लोगों को टफ नहीं करना चाहता इन चीजों को, ये टफ बहुत ज्यादा कर देते हैं बहुत सारे टीचर्स, बट मैं नहीं करूंगा आपके साथ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को ना ये सब समझ में नहीं आता कि ये इतना एंगल, ये उसका इसका एंगल, उसको दिखा दो प्रूव करके हो गया। और मैं इतने क्वेश्चंस अभी करवाने वाला हूं कि ना ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार 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 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं दो लाइन खींच दूं पी क्यू, और पी क्यू इससे पैरेलल है, ध्यान रखना ये नहीं कहीं भी खींच दिया और हो गया, पैरेलल होना मस्ट है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये होगा। ठीक है, इसी का एक थ्योरम बन जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, आई होप आप इसको नोट कर रहे हो, जिसने नहीं किया है प्लीज करो नोट। ओके, स्क्रीनशॉट लो, वो ऐप वाले बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। ठीक है, तो यूट्यूब वाले ले सकते हैं, आप लोग रोक के उसको देख लिया करो। ठीक है, देखो अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। देखो मिड पॉइंट थ्योरम भी सेम ही है, बट इसमें ये क्या कह रहा है समझना। जैसे मान लो अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, मैंने ना इसके मिड पॉइंट पे ले लिया P, इसके Q, और इसका मिड पॉइंट ले लिया R। ठीक है, तो उस केस में देखो ऑटोमेटिकली होगा क्या, जो PR है वो पैरेलल होगा AC से। तो अगर PR पैरेलल है AC से, तो ऑब्वियस सी बात है BP अपॉन में BC, BP अपॉन में AB, PR अपॉन में AC बराबर होगा। सेम एज मैंने PQ को मिला दिया, तो जो PQ है ना वो पैरेलल होगा BC से, और जैसे ही पैरेलल है तो BPT लग जाएगा। ऐसे ही अगर मैं Q और C को मिला दूं, सॉरी Q और R को मिला दूं, तो QR पैरेलल है किससे, AB से। तो अगर ये पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली वो BPT वाला थ्योरम लग जाएगा, दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू इक्वल।
और एक और चीज कहता है कि जो ये जो बेसिकली मिड पॉइंट है ना, ये इसको 4 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, एक 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 एक। तो व्हाट वी कैन से, जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जाने वाला, कि एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में 4। ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या है, एबीसी का 1/4 है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगर ये आपका क्लियर है तो अभी थोड़ी चीजें कुछ और बताने वाला हूं, और उससे ना आपके सारे थ्योरम्स हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, और अब आप ट्राइंगल के कोई भी क्वेश्चंस करने के लिए सक्षम हो जाओगे। ठीक है, आपको अगली क्लास से उस चीज का अंदाजा मिल जाएगा। हालांकि देखो, ट्राइंगल में कितना भी घुमाया जा सकता है। ठीक है, अब हम कुछ कागज लेंगे, देख रहे हो इतनी सारी चीजें करने वाले हैं हम। पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम आप बोलोगे सर इसके आप हमें इसी का पीडीएफ दे देना, बट मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं आप खुद लिखो। ओके, मैं भी तो लिखा ना, आप भी लिखो, लिखना होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है समझना, 1 2 करके लिखवा रहा हूं मैं। पहला क्या है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ए बी और सी। ओके, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। दिख रहा है, बट आई थिंक रेड इज बेटर। मैंने ना एक कोई भी पॉइंट ले लिया पी, पी नहीं ओ ले लेता हूं, कोई दिक्कत? मैंने एक पॉइंट ले लिया ओ। ओके, अब ओ से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया बीसी पे, इसका नाम दे देते हैं डी। एक खींच देते हैं यहां से, इसका नाम दे देते हैं ई, और एक खींच देते हैं यहां पे, इसका नाम दे देते हैं एफ। और ये तीनों परपेंडिकुलर है। तीनों क्या है? परपेंडिकुलर है ओ से। और ये ओ कहीं पे भी हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, ओ इज अ पॉइंट, इट्स नॉट इन सेंटर और सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, इट्स जस्ट अ पॉइंट। इसको एक बिंदु की तरह मानना, ये एबीसी के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, बट इनसाइड है ओके। तो उस केस में होगा क्या समझना, ए एफ का स्क्वायर प्लस में, देखो ए एफ प्लस में बी डी का स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर प्लस में ई ए का होल स्क्वायर। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल होगा किसके, इसका स्क्वायर, इसका और इसका सम का। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना डायरेक्ट क्वेश्चंस, कोई भी इधर उधर नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे तो मतलब बनेंगे, आप देख लेना आएगा कहीं ना कहीं। ओके, ये पहला था, इसको लिख लेना। ठीक है, अगला देखो, करीब 19-20 पॉइंट है। मान के चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके है, मैं क्या कर रहा हूं, एक बी का ना एक बाइसेक्टर खींच देता हूं। बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से ना मैं कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेता हूं, कहीं पे भी से, यहां ले सकता हूं मैं, यहां ले सकता हूं मैं, कहीं पे भी ले सकता हूं, मर्जी है मेरी। अब मैं अगर इस पॉइंट से, ध्यान रखना परपेंडिकुलर सॉरी एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट से, अगर मैं यहां पे एक 90 डिग्री का लाइन खींच दूं और यहां से एक 90 डिग्री का ए बी पे भी खींच दूं। ठीक है, एक मैंने ए बी पे 90 डिग्री खींचा और एक मैंने बी सी पे 90 डिग्री खींचा, इसका नाम मैं पी दे देता हूं, इसका नाम मैं क्यू दे देता हूं, इसका नाम मैं ओ दे देता हूं। ओके, मैंने ओ पॉइंट से क्या खींच दिया, एक पी पे और एक क्यू पे। तो उस केस में हम बोलेंगे कि ओ क्यू जो है ना वो ओ पी के बराबर होगा। ओ क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, ओ पी के। अगर सेम एज अगर मैंने यहां पे भी लिया होता ना, मान लो ये इस पॉइंट को मैंने दे देता हूं नाम ई, ये एफ और ये जी, तो उस केस में ई जी जो बड़ा है ना, वो बेसिकली हमारा ई एफ के बराबर होता। ओके, ये चीज ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे। आप लोगों ने लेडस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा।
इसमें होता क्या है, तीन पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में मान लो मैंने एक लाइन खींच दिया से, ओके है। नाउ हो क्या रहा है, एक ए बी है, एक सी डी है, और एक पी और क्यू है। लेंथ के बारे में बात करें तो एक का लेंथ मैंने x मान लिया, एक का मैंने y मान लिया, और बीच वाले का मैंने z मान लिया। समझ रहे हो, इसको लेडर्स कहते हैं। यहां से एक उधर थ्योरम लेडर बन रहा है, एक यहां से यहां लेडर बन रहा है। तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना होगा क्या, 1 में x प्लस 1 में y जो होगा ना, वो इक्वल होगा 1 में z के। ठीक है, 1 में x प्लस 1 में y किसके इक्वल होगा, 1 में z के। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, 1 में x प्लस 1 में y 1 में z के बराबर होगा। ठीक है, इसी को हम लेडर्स थ्योरम कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चंस बार बार फिगर दे देंगे आपसे, इसकी और इसकी वैल्यू दे सकते हैं, वो पूछेंगे, या इन तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू देके तीसरा पूछ देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है, तो इसीलिए इसे कर लेना। ओके, ये जो मैं अभी करवाने वाला हूं इसमें तो हमने क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। जी सेंट्रॉइड पॉइंट है, जी क्या है, सेंट्रॉइड है। जी सेंट्रॉइड है, तो मैंने क्या कर दिया, ए और जी को मिला दिया। ओके, और ये कह रहा है कि जो ए जी है ना, वो बी सी के इक्वल है। इफ ए जी इज इक्वल टू बी बी सी, ए जी इज इक्वल टू बी सी, जी इज सेंट्रॉइड। ध्यान रखना, जी केंद्रक है, जी क्या है, केंद्रक है, यानी सेंट्रॉइड है। तो उस केस में ध्यान रखना, एंगल बी जी सी जो होगा ना, वो 90 होगा। देन एंगल बी जी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। ओके, अगर ये बराबर है तो वो 90 डिग्री होगा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक चीज और होता है, बट वो मीडियंस के लिए होता है। जैसे जी सेंट्रॉइड है तो ऑब्वियसली बात है, मीडियन ही होगा। इसको छठा बना लेना, सॉरी पांचवा बना लेना। अगर मान लो सी जी को मैं आगे मिला देता हूं ओ पे, और बी जी को मिला देता हूं से पी पे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि ये ए जी बराबर है बी सी के, बट बस ये कह रहा है कि जो मीडियंस है ना, जहां वो कट हो रहा है ना, वो 90 डिग्री है। जैसे जी कट हो रहा है तो ये 90 डिग्री है, जहां मीडियंस एक दूसरे को कट करता है, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो उस केस में ध्यान रखना कि जो ए बी स्क्वायर है और ए सी स्क्वायर है, ठीक है, जो ए बी स्क्वायर है, अगर मैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को ऐड कर दूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये इक्वल होगा 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर के। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री, जो भी 90 है उसके सामने वाला सेम, अगर मान लो यहां से भी मैं एक खींच दूं, ओके, यहां से भी मैं एक खींच दूं, और अगर ये 90 है, अगर मान लो ये 90 है, ओके, अगर ये 90 है, तो अब खुद देखो यहां पे क्या है, 90 के ठीक सामने ए सी है ना, तो 5 टाइम ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ओके, और अगर जैसे ये 90 है तो 90 के सामने यहां क्या है, ए बी ना, 5 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर का 4 टाइम्स। अब देखो ये 90 ये 90 ये 90 नहीं होगा, ऐसे तो 270 हो गया, 360 होता है। मैं एक बात बता रहा हूं कि जो भी 90 होगा उसके सामने ये वाला रूल फॉलो होगा। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। 5 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं, उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा। फिर से एक बार हम स्टुअर्ट थ्योरम और अपोलोनियस थ्योरम को रिवाइज करेंगे। तो वेलकम बैक, आप लोग तो कंटिन्यू हो, मैं आया हूं। एक्चुअली सैटरडे संडे को मैं ज़्यादा वीडियो शूट करता हूं, तो फुल गर्मी रहती है इस समय, और हम सरकारी नौकरी में ना एक बड़ी दिक्कत होती है कि मेरे पास एक बेडरूम है और एक स्टूडियो है, तो दोनों में से कहीं एक ही एसी लगा सकता हूं। तो शादी से पहले मैंने एसी लगा रखा था स्टूडियो में, क्योंकि इसी रूम में सो जाया करता था। लेकिन अब शादी के बाद 2 लोगों के लिए स्टूडियो में सोना थोड़ा टफ होता है, तो हमने उसको एसी को उधर शिफ्ट कर दिया। हालांकि नेक्स्ट ईयर सब ठीक रहा तो मैं लगवा लूँगा यहाँ पे एसी। तो इस गर्मी में ना 12-1 बजे का समय हो और एक चाय पी लो, मज़ा आ जाता है। ठीक है, पसीने वसीने पे ध्यान मत देना, ये चलता रहता है। ठीक है, लेकिन चाय इस समय मज़ा आ जाता है बिल्कुल। ओके, तुम लोग भी ट्राई करते रहा करो।
ठीक है। बट आई थिंक स्टूडेंट्स तो मुझे लगता है आप में से 80-90% लोग तो ऐसे ही होंगे जो एसी में नहीं रहते, बट हम लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है बिकॉज कि जब आप एक बार हैबिट हो जाती है ना एसी की, फिर दिक्कत होती है। बट अच्छी बात क्या है ना, मेरे ऑफिस में भी एसी नहीं है तो मैं दिन में वहाँ पे भी गर्मी में रहता हूँ, वीडियो शूट करने में भी आसानी होती है। अदरवाइज होता क्या ना, ऑफिस में एसी, इधर भी ऑफिस, आई मीन घर में भी एसी, और स्टूडियो में रहना थोड़ा टफ हो जाता। लेकिन अभी आसान रहता है, क्यों? क्योंकि सरकार ने हमेशा बना रखा है। वैसे मैं आपको बता दूं 99% ऑफिस में एसी लगा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमारा वाला कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग्स है ऑफिस की, उसमें सेंट्रलाइज्ड एसी का स्पेस नहीं है। प्लस सीपीडब्ल्यूडी वाले जो हैं वो बेसिकली वोल्टेज उतना नहीं दे रहे हैं कि एसी लगाया जा सके। तो आने वाले 2-3 साल में आइदर बिल्डिंग चेंज होगा या ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा। बट अभी अगले 2-3 साल तो हम लोग गर्मी में मरने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको भी गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्लीज़, एक तो तुम डबल ए हो तो अब वैसे ही बनने वाले नहीं हो, तो एजी ऑफिस में नहीं आ रहे। ठीक है, डबल ए की वैकेंसी अब आई डोंट थिंक कि आएगी, शायद ना आए। ओके, तो चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 थ्योरम्स हमने पहले भी पढ़ रखा है, उसी को मैं दोबारा से बता रहा हूं। एक स्टुअर्ट थ्योरम और एक एपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, एक स्टुअर्ट थ्योरम और एक एपोलोनियस थ्योरम, हम इसकी बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो स्टुअर्ट थ्योरम मैं फिर से क्यों करवा रहा हूं? आप बोलोगे सर जब आपने करवा रखा है तो फिर क्यों करवा रहे हो? स्टुअर्ट थ्योरम्स जो है ना, एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टुअर्ट थ्योरम कहता क्या है, समझना। जैसे एक ट्राइंगल ले लो, ए बी और सी। एक ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी सी, मैंने बीच से एक मीडियंस खींच दिया है ए डी। ये मीडियंस नहीं है, ये सेवियंस है। सेवियंस बोले तो देखो, सेवियंस क्या होता है? जो बेसिकली किसी भी एक वर्टेक्स से दूसरे साइड को मिलता हो। तो इट शुड बी, मतलब इट कुड बी मीडियन, एल्टीट्यूड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली एडी एक लाइन है जो ए से लेके बी सी पे मिल रहा है। तो उस पे क्या होता है, जैसे हमने इस साइड को मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इस पूरे को मान लिया सी, इसको मान लिया एम और इसको मान लिया एन। तो होता क्या है इस केस में, देखो ए स्क्वायर एम प्लस में बी स्क्वायर एन माइनस एम एन सी अपॉन में सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर एक्स क्या होता है? एक्स हो गया एडी। एक्स क्या हो गया? एडी। तो ये बेसिकली स्टुअर्ट थ्योरम होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसी का और शॉर्टेस्ट वर्जन क्या है? जैसे सी देखोगे ना, सी क्या है? ये एम और एम का सम है। तो व्हाट वी कैन से कि सी इज इक्वल टू एम प्लस एन। वी कैन से सी इज इक्वल टू एम प्लस एन। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखो यहां पे, जैसे देखो ए स्क्वायर एम प्लस में बी स्क्वायर एन माइनस एम एन सी। सी क्या है? एम प्लस एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम प्लस एन। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, अगर मैं उसको उधर लेके चले जाऊं तो ए स्क्वायर एम प्लस में बी स्क्वायर एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी, अब देखो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर मैं m प्लस एन कॉमन ले लूं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। ये भी सेम थ्योरम ही है, ये सेम थ्योरम ही है। ओके, आप देखोगे तो ये सेम थ्योरम है। तो देखो कुल मिला के ये आइदर आप ये याद रखो या ये याद रखो। ठीक है, ये मीडियंस के लिए रहता है। अब कई बार क्या होगा, एक क्वेश्चन आता है, बार बार एग्जाम में आता है, स्टुअर्ट थ्योरम समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो एक और क्वेश्चन आएगा आपसे, बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल में ना, देखो जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ए बी सी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पे ए बी और ए सी बराबर है, और ए डी मान लो इसका मीडियन है, और आपसे बोल देगा कि ए डी बताओ किसके इक्वल होगा, ए डी की वैल्यू क्या होगी। तो ए डी देखो यहां पे एक्स है, ये एम है, ये एन है, ये ए है, ये बी है, कि ये ए और बी है। मीडियन या फिर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये मीडियन हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब कुल मिला के देखो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि ए और बी बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होते हैं, ए और बी। तो इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल देखो क्या होगा, इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको याद रखना क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। देखो कैसे, इसी में ए और बी बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर एम प्लस में ए स्क्वायर एन इज इक्वल टू एम प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस में एम एन।
कह सकता हूं ना, क्योंकि मैंने क्या किया, बी के बदले ए लिख दिया। अब इन दोनों में देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एम प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस में एम एन। अब देखो ये और ये कट गया तो कुल मिला के ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस में एम एन आ जाएगा, या यू कैन से कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर माइनस एम एन होगा। यहाँ ए लिख दो या बी लिख दो, बात वही है। तो इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल सेवियंस का फॉर्मूला इतना आसान हो जाता है, सिंपल। देखो जैसे हमें ये निकालना हो तो इन दोनों साइड में जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर माइनस एम इंटू एन। ओके, ये कब होता है, ये आइसोसेलेस ये आइसोसेलेस में होता है। अब इसी का देखो एपोलोनियस थ्योरम अगर मैं बनाना चाहूं, मैं इसको मिटाऊं। अब देखो इसी से एपोलोनियस थ्योरम कैसे बनता है। देखो एपोलोनियस थ्योरम बेसिकली मीडियंस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, ये मीडियंस पे बेस्ड है। इसको मैं अभी के लिए रफ कर रहा हूं। देखो ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ये डी है। ओके, ये डी क्या है, एडी मीडियन है। एपोलोनियस थ्योरम में देखना क्या होता है, एडी इज मीडियन, ये एडी क्या है, माध्यिका है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि एपोलोनियस थ्योरम होता है ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस में आइदर बी डी या डी सी, कुछ भी कह लो, बी डी स्क्वायर डबल ऑफ। ये पढ़ा है ना हमने, एपोलोनियस थ्योरम तो यही होता है। ये कैसे होता है, तो देखो अभी हमने एक स्ट्यूअर्ट थ्योरम पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने स्ट्यूअर्ट थ्योरम में, बेसिकली क्या था, ए स्क्वायर एम प्लस में बी स्क्वायर एन इज इक्वल टू एम प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस में एम एन। यही तो पढ़ा था ना, यही पढ़ा था एक्चुअली, अगर आपको याद हो तो यही पढ़ा था। ठीक है, यही पढ़ा था ना। अब देखो क्योंकि एडी मीडियन है, क्योंकि ये एडी मीडियन है तो ये एम होगा, ये एन होगा, और एन भी तो एम ही होगा ना कुल मिला के। अगर आप गौर से देखोगे तो एन जो है वो एम होगा, क्योंकि मीडियन है तो दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। अब अगर मैं यहां पे देखो एम एन, जहां जहां एन है वहां एम पुट कर दूं तो देखो ए स्क्वायर एम प्लस में बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू एम प्लस एम 2m एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, एम इंटू एन, एन के बदले मैंने एम रख दिया। अब कुल मिला के देखो एम कॉमन आ रहा है यहाँ पे, एम इज इक्वल टू एम इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, एम से एम कटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर। ये है एपोलोनियस थ्योरम, कुल मिला के देख लो, यही है हमारा एपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, तो कुल मिला के मैं इसीलिए बार बार आपको स्ट्यूअर्ट थ्योरम बता रहा हूं आपको, क्योंकि स्ट्यूअर्ट थ्योरम से ही एपोलोनियस थ्योरम आता है। ठीक है, दोनों एक जैसे ही है, एपोलोनियस थ्योरम का एक्सटेंशन कह सकते हो आप इसको। ओके, आई होप क्लियर होगा। इससे बार 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 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ओके, अरे यार बहुत ज्यादा आगे चला गया। अगला देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल बना दिया ए बी और सी, और मैंने एक लाइन खींच दिया यहां से पी क्यू। ठीक है, ये पी क्यू कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये पैरेलल है या मिड पॉइंट है। ठीक है, अब आपसे ना पूछा जा सकता है कि बताओ भैया एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा। बेसिकली एरिया ऑफ ए पी क्यू और ए बी सी का जो होता है ना, वो होता है ए पी इंटू ए क्यू अपॉन में ए बी इंटू ए सी। ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे इसका और इसका साइड दे देगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड भी दे देगा। ठीक है, या फिर मान लो कुल मिला के ये दे दिया, एरिया दे दिया, इन चारों में से कोई एक साइड हटा देगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखो ये कैसे होगा, अगर मैं ए पी क्यू में देखूं तो एंगल ए जो इंक्लूडेड एंगल है ये थीटा है, और ए बी सी में भी एंगल ए थीटा है। तो आपको अगर पता हो तो एरिया ऑफ ए बी सी में ये भी तो लिख सकता हूं ना, ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा, ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा, ये भी तो लिख सकता हूं ना। सेम एज एरिया ऑफ ए पी क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ए पी इंटू ए क्यू इंटू में साइन थीटा, क्योंकि दोनों में ही इंक्लूडेड एंगल यानी दोनों साइड के बीच का एंगल तो सेम है ना। अब मैं जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। तो व्हाट वी कैन से कि ए बी सी अपॉन में ए पी क्यू इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी ए पी इंटू ए क्यू। ओके, इससे ये हमारा बन जाता है। ये बार 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 आते हैं, तभी मैंने यहां पे इसको लिया है।
एक और क्वेश्चन बनता है, ये बहुत बार आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें मुझे थोड़ा शेप की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले मैं बनाता हूं एक ट्राइंगल। ओके, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। अब इसमें मैं ना 2 सर्कल बनाता हूं। ये भी बड़ा दिक्कत है यार। इससे टच तो हो नहीं रहा यार, फालतू है ये सब। पता है, अपना वाला ही ठीक था। ये ले लिया, एक सर्कल मैंने ये बना दिया, एक सर्कल मैंने ये बना दिया। भावनाओं को समझ रहे होंगे, ठीक है? फिगर को भले ही मत समझो, लेकिन भावनाओं को समझो, ठीक है? एक ट्रायंगल के अंदर 2 सर्कल है, ठीक है? डायग्राम प्लीज यार, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। तो इस केस में ना आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लेंगे एरिया निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए, ठीक है? ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले दिनों में, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो साइन थीटा होता है, ये वाला जो एंगल है ना, ये थीटा है। तो आप साइन थीटा इज इक्वल टू सीधा कह सकते हो R2 माइनस R1 अपॉन में R2 प्लस R1, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना, बाकी हम जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो इन डिटेल बात करेंगे अच्छे से। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, ठीक है? इसके बाद एक और चीज है जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है? जो पहले पढ़ रखा है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। देखो क्या हो रहा है, जैसे ये एक ट्राइंगल है A, B और C। मैंने क्या किया, एक एंगल A का ना बाइसेक्टर खींच दिया AD। ओके, एंगल ये जो AD है वो क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है। तो उस केस में हमें पता है क्या होता था, AB अपॉन में AC इज इक्वल टू BD अपॉन में BC, ठीक है? जब क्या है, AD इंटीरियर बाइसेक्टर है। कई बार ना AD एक्सटीरियर बाइसेक्टर भी हो सकता है। अब देखो, AD एक्सटीरियर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जब मैं एंगल A को आगे बढ़ा रहा हूं ना, तो ये वाला जो एंगल है ना, इसका बाइसेक्टर मान के चलो यहां तक हो रहा है, इसको मैं D1 का नाम दे देता हूं, ठीक है? बेसिकली हो क्या रहा है, जो A है ना, A का एक्सटीरियर, उसको बाइसेक्ट कर रहा है AD1, यानी 2 बराबर भागों में। तो उस केस में भी क्या होगा कि AB अपॉन में AC जो होगा ना, AB अपॉन में AC जो होगा ना, वो D1 अपॉन में BC के बराबर ही होगा। ध्यान रखना, यहां BD था, यहां BD1 कर दिया मैंने, बस नीचे BC सेम ही रहेगा। बस वहां पे क्या किया था हमने, BD किया था, यहां पे हमने BD1 कर दिया, बस इतना ही फर्क है। ओके है? BD अपॉन में यहां, अच्छा यहां मैंने BC कर रखा है। ओके सॉरी, यहां पे BC नहीं होगा, ये DC होगा। ओके, यहां BC हो जाएगा, ठीक है? यहां BC हो जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां पे DC होगा ना, यहां D1C होगा। देखो बेसिकली होता क्या है, जब एक्सटीरियर बाइसेक्टर होता है ना, इंटीरियर बाइसेक्टर, इसको इन दोनों और इनका रेशियो सेम होता है। एक्सटीरियर केस में इसका और इसका रेशियो जो होगा ना, वो बेसिकली इस पूरे का रेशियो और इस रेशियो के बराबर होगा, ठीक है? आपको बस इतना ध्यान रखना है, BD1 अपॉन में BC1। ओके, आई होप क्लियर होगा। ये बाइसेक्टर से रिलेटेड है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। ओके, अब इस पे ना इस पे नहीं, एक इन रेडियस के क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो एक साथ लिख लो। इन रेडियस के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, वो सारे लिख लो एक साथ। देखो, इन रेडियस यानी कि अगर आप एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाओ तो उसका क्या रेडियस होगा, वो इन रेडियस है, ठीक है? अंतः त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं, सरकम रेडियस होता है परिकेंद्र, ठीक है? जो बेसिकली एक ट्राइंगल को एक सर्कल के अंदर बनाओ तो क्या रेडियस होगा। तो इन रेडियस के केस में एक चीज जो आपने पढ़ी थी ना, वो ये था, अगर मैंने इसके अंदर एक सर्कल बना दिया, सॉरी ये तो सरकम हो गया, तो इसका जो इन रेडियस होगा R, ठीक है? एक तो आपको पता होगा यहां बाइसेक्टर मिलता है,
तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल बी ओ सी जो होता था वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता था। एक तो हमने ये पढ़ा था। दूसरा देखो, इन रेडियस के कितने फॉर्मूले हो सकते हैं। इन रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। तो एक तो सबसे पहले इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। ठीक है। एक अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फॉर्मूला होता है ए बाई 2√3। ये कब होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में, या फिर समबाहु त्रिभुज में। ठीक है। फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है, तो उस केस में राइट एंगल ट्राइंगल में होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन में 2। ये कब होता है? जब राइट एंगल ट्राइंगल हो या फिर समकोण त्रिभुज हो। ओके। ये इन रेडियस के 3 फॉर्मूले हैं। अलग अलग केस में आप अलग अलग तरीके से इसको निकाल सकते हो। आई होप क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं सरकम रेडियस की। परित्रिज्या जिसको हम बोलते हैं। बेसिकली होता क्या था, एक सर्कल के अंदर अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं तो इसका क्या रेडियस होगा। जैसे O है, ये A है, ये B है, C है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा एंगल BOC जो होगा वो बेसिकली डबल होगा एंगल A के। एक तो हमने ये पढ़ा था, BOC में डबल है एंगल A के। अब इसके अलावा देखो सरकम रेडियस हम एक तो R से डिनोट करेंगे, इसको हम R से डिनोट करेंगे। तो R का क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले होगा ABC अपॉन में एरिया। ABC अपॉन में एरिया। ABC यानी कि तीनों साइड्स ABC, तीनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन में एरिया। फिर आर का एक फॉर्मूला होगा इक्विलेटरल के केस में A बाय √3। ये कब होगा? जब समबाहु त्रिभुज हो या फिर इक्विलेटरल हो। ठीक है। और एक और फॉर्मूला होगा आर का H/2। ये कब होगा? जब राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज हो। आई होप इन रेडियस और सरकम रेडियस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नाउ एक ट्राइंगल लेता हूं मैं ABC। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज ऑब्ट्यूज एंगल, अधिकोण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। एक ट्राइंगल लिया हमने जिसमें एंगल B जो है वो ऑब्ट्यूज है, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है। एंगल B ऑब्ट्यूज है तो ऑब्वियस सी बात है 90 से ज्यादा होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक A से ना एक 90 डिग्री का लाइन खींच देता हूं जब मैं BC को प्रोड्यूस कर रहा हूं D पे। ऑब्वियस सी बात है A से सीधी लाइन BC पे तभी खींची जा सकती है जब वो बाहर हो। ठीक है। तो AD क्या है? बेसिकली AD परपेंडिकुलर है BC से जब BC को आगे एक्सटेंड किया जाता है यानी प्रोड्यूस किया जाता है। तो उस केस में बेसिकली क्या होता है, लिख लेना इसको, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में BC इंटू BD। ठीक है। ये लिख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर एंगल B ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला डायरेक्ट देखो क्या हो रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ BC इंटू BD। बस। ओके। अब चाहो तो आप इसको थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस में, देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर। ओके। लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो AD स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं AB स्क्वायर, AD स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, AB स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री है ना। और DC को क्या लिख सकता हूं, DC स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं DB प्लस में BC का होल स्क्वायर, क्योंकि DB प्लस में DC तो है ना। कर दो इसको सॉल्व।
सॉल्व करोगे तब जाके ये आ जाएगा, बट इतना करने की हमें जरूरत नहीं है। देखो अगेन प्रूफ वाले पे हमें उतना ज्यादा जाना नहीं है, क्योंकि प्रूफ के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते, आपको बस सीधा डायरेक्ट जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट, वो याद रखना होता है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ रखा है, जैसे मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, अब एक मैंने 90 डिग्री खींच दिया और एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। ओ क्या है, सॉरी, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो उस केस में जो ओ ए डी होता है, एंगल ओ ए डी होता है, वो क्या होता है, एंगल बी माइनस एंगल सी का हाफ। ये कब होता है, सिंपल 90 और बाइसेक्टर के बीच वाला जो एंगल होता है, हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, डायरेक्ट, तभी मैं बार बार लिखवा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखो ये वही बाइसेक्टर वाला है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था। एबीसी है, मैंने ए को एक्सटेंड किया। अब देखो इसका बाइसेक्टर जो है ना, वो मान के चलो यहां मिल रहा है से डी पे। कहां मिल रहा है, डी पे। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये ऑलरेडी दे रखा है। तो इस केस में देखो क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस में एंगल ए सी डी। देखो ए बी सी प्लस में एंगल ए सी डी, इन दोनों एंगल का जो सम होगा ना, वो डबल होगा, डबल ऑफ डी ए सी के, डबल ऑफ जो भी डी ए सी बन रहा है, थीटा है ना, तो वो 2 थीटा हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। ये एक ट्राइंगल है, मान लो ए बी और सी। ओके, ए बी सी। मैं क्या करता हूं, ए से ना एक पैरेलल लाइन खींच देता हूं जो बीसी से पैरेलल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, बीसी को बेस मानते हुए ना एक और ट्राइंगल बना देता हूं। ठीक है, बीसी को बेस मानते हुए मैं एक और ट्राइंगल बना देता हूं। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मान लो ये 2 थीटा है ना, तो ये थीटा होगा। ये कब होगा, जब ए एल पैरेलल हो बीसी से, सेम पैरेलल है तो ही। अगर मान लो मैं ऊपर लेके जाऊंगा तब ऐसा फॉलो नहीं होगा, अगर सेम पैरेलल पे हो तो ही। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा। ये सारी चीजें हैं कि कॉमन क्वेश्चंस में कई बार यूज होते हैं, तो बीच में यूज होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार यूज हो, लेकिन बीच में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो ए है, बी है और सी है। मैंने क्या किया, एक एडी परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। एडी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर जो होगा ना, वो इक्वल होगा 4/3 के रेशियो के। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस में जो बी सी, सॉरी, ए बी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर 4:3 होगा। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हालांकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप ऐसे भी वैल्यू पुट करके भी इसको कर सकते हो। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट ये वाला बड़ा अच्छा है, ये हमने पहले भी कर रखा है। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, ए बी सी कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक मिड पॉइंट ले लेता हूं यहां पे पी, एक ले लेता हूं यहां पे। ठीक है, अब मैं ए को पी से मिला देता हूं, पी को सी से मिला देता हूं। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या क्या हो सकता है। इस केस में हमें ना 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, ए क्यू स्क्वायर प्लस में ए क्यू स्क्वायर प्लस में ए क्यू सी पी स्क्वायर का 4 टाइम्स जो होगा ना, वो 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर के इक्वल होगा। एक तो ये याद रखना है, और एक और याद रखना कि अगर मैं पी और क्यू को भी मिला दूं, पी और क्यू को भी मिला दूंगा, और इस केस में अगर मान लो कि पी और क्यू मिड पॉइंट नहीं भी है तो भी, ध्यान रखना अगर ये मिड पॉइंट नहीं भी है तो भी, तो ए क्यू स्क्वायर प्लस में ए पी स्क्वायर जो होगा ना, वो बेसिकली ए सी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। ध्यान रखना ये 2 चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। ये 2 चीजें हो क्या रहा है, देखो पहले में हमने किया ए पी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, एक सॉरी ए क्यू स्क्वायर प्लस में सी पी स्क्वायर का जो 4 टाइम्स है ना, वो 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर के इक्वल है। दूसरे में हमने ये भी कहा कि अगर ये और ये इन दो का स्क्वायर जो होगा ना, वो इक्वल होगा इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा।
ये सिंपल है। ओके, ये सिंपल है। आप इसको चाहो तो राइट एंगल, कोई किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में पुट करके भी कर सकते हो, मिड पॉइंट से ले लोगे तो हो जाएगा, और इसमें तो आप कहीं से भी लोगे तो हो जाएगा। ओके, बस एक दो चीज और है। जैसे मान लो कि एक ट्राइंगल है ये, सॉरी एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से ए ले लिया और इसको बी ले लिया है। मैंने यहां से एक ट्राइंगल बना दिया सी। ये दोनों पैरेलल है, ध्यान रखना, ये और ये पैरेलल है, ठीक है। अब ए बी को बेस रखते हुए ना मैंने एक और ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। इसको नाम मैंने ओ दे दिया, ठीक है। ये यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है, ए ओ सी। या मैं एक और मान लेता हूं, यहां पे इसको पी मान लेता हूं, ए पी, सॉरी बेस तो हमें सेम ही रखना है ना। तो उस केस में ये जो तीन ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, एक बन दिख रहा होगा ए सी बी, एक दिख रहा है ए ओ बी, और एक दिख रहा है ए पी बी, इन सब का एरिया बराबर होगा। अगर हमेशा ध्यान रखना कि अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो और सेम बेस हो तो एरिया इक्वल होता है, ठीक है। हालांकि पैरेललोग्राम जब हम पढ़ेंगे ना उसमें इसका ज्यादा यूज होता है, ट्राइंगल्स में कम, लेकिन ये पढ़ना है तो आपको करना ही है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी किसी भी ट्राइंगल में दो मीडियंस बराबर हो तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जैसे अगर मान लो मैंने AD और BE इक्वल बना दिया, ठीक है, तो AD और BE अगर इक्वल है तो देखो AD और BE इक्वल है ना, तो बेसिकली उसका जो साइड्स होता है ना वो भी बराबर होता है। फॉर एग्जांपल किस पे बनाया जा रहा है, AD खींचा जा रहा है बेसिकली आपका BC पे, तो BC और BE किस पे खींचा जा रहा है, AC पे, तो BC और AC बराबर होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्या होगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज में अगर दो मीडियंस, दो माध्यिका बराबर है इसका मतलब यही हुआ कि वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो मीडियंस बराबर है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आई होप क्लियर होगा। जितने मैंने प्रॉपर्टीज बताए हैं वो इनफ है आप लोगों के लिए। तो अगर बीच में एक दो अगर आ भी गया, जो छूट गया होगा, तो क्वेश्चंस के बीच में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत रहना, क्योंकि देखो इनके ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, बट एसएससी से रिलेटेड जितने भी है वो यही है। अगर एक दो छूट भी गया होगा तो क्वेश्चंस के बीच में हम कर लेंगे। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी आपको और आपने सारे नोट्स भी बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर है ना, कोशिश करूंगा मैं हर क्लास में 25 से 30 क्वेश्चंस करवाऊं। 25 मान के चलो, 30 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है बच्चों के लिए, तो 25-30 क्वेश्चंस वो सफिशिएंट हो गए आप लोगों के लिए। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।